मैं पीएम मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा जो ऑनलाइन वीडियो चल रहा है उसमें अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हम पूर्ववर्ती वीडियो में चर्चा की है और उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ है उसके कारणों पर प्रकाश डालेंगे। पूर्व जो कारण हमने बता चुके उनके आगे आज हम करेंगे अगले कारणों पर चर्चा, जिसमें है उपनिवेशों के प्रति कठोर नीति, नए कर, ग्रीनविले की नीति। ग्रीनविले ने अमेरिका को खो दिया क्योंकि उसने अमेरिका से आने वाली डाक को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। ये विद्वान ट्रेवेलिन ने एक वक्तव्य दिया था। अंग्रेज राजा जॉर्ज तृतीय ने प्रयास किया कि हर विभागों के मुकाबले सबको कुशलता एवं गतिशीलता लाई जाए तथा अमेरिकी संबंधों में विभागों में भी जागरूकता आना शुरू हुई। लॉर्ड ग्रीनविले ने 1763 में यह महसूस किया कि अमेरिका पर खर्च बहुत हो रहा है, परंतु कर इत्यादि बहुत कम एकत्रित हो रहे हैं। अतः उसने इंग्लैंड एवं अमेरिका के जो आर्थिक संबंध थे उन्हें नया आयाम देने की एक योजना बनाई और उसके तहत कुछ कानून लागू किए। उसमें पहला था कि जहाजरानी कानून को सख्ती से लागू किया जाए और जो तस्करियां हो रही है उसको रोका जाए। नंबर 2, उपनिवेशों पर प्रत्यक्ष कर लगाए जाए। इस प्रकार जो राजस्व एकत्रित हो उससे अमेरिका में एक बड़ी स्थायी सेना रखी जाए। इस योजना के अंतर्गत तस्करी रोकने के लिए ग्रीनविले ने अंग्रेजों का एक अधिकारी अमेरिका में नियुक्त कर दिया, जिसे विशेष एडमिरल का न्यायालय स्थापित किया। ग्रीनविले ने उपनिवेशों को प्रभावित करने के लिए 4 अधिनियम प्रस्तावित किए। इसमें पहला था शुगर एक्ट, मोलिसेज एक्ट 1764, दूसरा है स्टाम्प एक्ट, करेंसी एक्ट और क्वार्टरिंग एक्ट। शुगर एक्ट के अंतर्गत इंग्लैंड के अतिरिक्त अन्य देशों से आने वाली विदेशी रम का आयात बंद कर दिया और इस अधिनियम के अनुसार सिरे पर जो चूंगी 6 पेंस से घटाकर 3 पेंस कर दी। अब शुगर एक्ट को कड़ाई से लागू करने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों को आदेश दे दिया कि वह अधिक दृढ़ता से काम करें और शाही अधिकारियों को रेट्स ऑफ असिस्टेंस, विस्तृत अधिकार का वारंट, यानी वो किसी को भी पकड़ तक गिरफ्तार कर सकते हैं, उनको तत्काल गिरफ्तारी ले सकते हैं और उसके बारे में उनको ऐसा बताना भी जरूरी नहीं है कि आपको किस अपराध में पकड़ा गया है, के द्वारा संदिग्ध स्थानों की तलाशी लेने और उनको गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया गया। शराब, रेशम, कॉफ़ी और अन्य विलास वस्तुओं पर कर लगा दिए। इस प्रकार से जो शुगर एक्ट था उसको काफ़ी सख्ती से लागू किया। इस एक्ट के विरोध में इतनी तीव्र प्रतिक्रिया हुई कि 6 माह में उपनिवेशवासियों ने इतना सोच विचार कर लिया जिन्हें अपने पूरे जीवन में शायद नहीं किया होगा। तो इस तरह से ये जो शुगर एक्ट था वो उपनिवेशवासियों को इससे प्रभावित होने लगे और उन्होंने इसके विरोध करने का निश्चय किया। करेंसी एक्ट के द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों में दूसरे देशों के साथ प्रचलित हुंडी कागजी मुद्रा पर रोक लगा दी, जिससे व्यापार केवल अंग्रेजी मुद्रा में ही किया जाए। ये भी उपनिवेशों के अधिकार क्षेत्र का आनंद था, क्योंकि अब वो
दूसरे देशों के साथ इस रूप में खुला व्यापार नहीं कर सकते थे, क्योंकि व्यापार केवल अंग्रेजी मुद्रा में करना है। तो इसलिए अन्य देशों से व्यापार करने में काफ़ी परेशानियां आने लग गई और उनकी एक स्वतंत्रता थी वो उनके हाथ से छीन ली गई। क्वार्टरिंग एक्ट के अंतर्गत अमेरिका में इंग्लैंड की सेना का रखरखाव का खर्च कुछ अंश उपनिवेशों से भुगतान करना निश्चित कर दिया। यानी अब उपनिवेशों में जो सेना रखी जाएगी उसका खर्चा उपनिवेश वासियों से लिया जाएगा और वो सेना उनके प्रशासन, उनके स्वयं के रक्षार्थ रखी है और खर्चा उपनिवेशों पर डाल दिया गया। स्टाम्प एक्ट के तहत सरकारी अदालतों स्टाम्प पेपर का प्रयोग आरंभ कर दिया, जो सभी न्यायिक और गैर न्यायिक करारनामों, समाचार पन्नों, चौपन्नों, मदिरा बेचने के लाइसेंस, विज्ञापनों, जुए आदि के लिए अनिवार्य कर दिया। यानी अब आपको जो भी काम करना है वो स्टाम्प खरीद करके और स्टाम्प पर लिख कर ही करना है। और ये स्टाम्प कम से कम 2 पेन से के थे और ज़्यादा से ज़्यादा 6 पाउंड मूल्य के थे। इस अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को नौसैनिक अदालतों में मुकदमा चलाए जाने की व्यवस्था की गई और इस प्रकार का जो एक्ट लाया गया, स्टाम्प एक्ट, इनका उपनिवेशों ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। मैसाचुसेट्स सहित कई नगरों में दंगे भी हुए। कुछ स्थानों पर नए स्टाम्पों को बेचने वाले के घरों पर हमले कर दिए गए। इस अधिनियम का विरोध करने के लिए समिति और संस्थाएं उभर पड़ी। इन संस्थाओं के नाम थे जैसे स्वाधीनता के पुत्र, सन ऑफ लिबर्टी, और स्वाधीनता की पुत्रियां, डॉटर ऑफ लिबर्टी। इस प्रकार के समूह बन गए और स्वाधीनता के पुत्र सड़कों और गलियों में घुसकर नारे लगाते थे। जहां स्टाम्प बेचने वालों का प्रयास करते वहीं दंगा कर डालते थे। इस प्रकार स्वाधीनता की पुत्रियों ने शांति से अपना लक्ष्य प्राप्त करने का चेष्टा की और उन्होंने घरेलू उद्योगों को तीव्रता प्रदान की। स्वयं ही कपड़ा बनाना तथा चुंगी द्वारा बिकने वाले खाद्य पदार्थों का बहिष्कार किया और इस तरह से अंग्रेजी व्यापार पर तीव्र प्रहार किया। वर्जीनिया का पैट्री हेनर ने घोषणा कर दी कि कर लगाने का अधिकार केवल वर्जीनिया के प्रतिनिधियों के सिवाय किसी को भी नहीं है। अमेरिका में एक नया नारा उठा इनके विरोध में और उसमें कहा कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, अर्थात इंग्लैंड की संसद में जिसमें कोई अमेरिका का व्यक्ति नहीं बैठता है उसे अमेरिका वासियों पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह से व्यापारियों ने इस अधिनियम का विरोध किया और इंग्लैंड से आयात बंद कर दिया। समाचार पत्रों पर जहां स्टाम्प लगने चाहिए थे वहां मानव के सिरकी और हड्डियों के चित्र लगाए गए। अमेरिकी उपनिवेशों में स्टाम्प एक्ट का घोर विरोध शुरू हो गया, से ब्रिटेन का व्यापार में गिरावट आने लगी और विवश होकर इंग्लैंड सरकार ने 1766 में स्टाम्प एक्ट को निरस्त कर दिया और विरोधियों की एक महत्वपूर्ण विजय थी। इस प्रकार इस सरकार का पतन भी हो गया और 1765 में नई सरकार रॉकिंघम की सरकार का इंग्लैंड में गठन हुआ और रॉकिंघम ने घोषणा की कि इंग्लैंड में जो स्टाम्प एक्ट लगाया था ब्रिटेन अमेरिकी उपनिवेशों पर उसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। लेकिन रॉकिंघम ने ये घोषणा कर दी कि इंग्लैंड की संसद को अमेरिका पर कर लगाने का पूरा अधिकार है। यानी कहने का अर्थ यह है कि स्टाम्प एक्ट का जब इतना विरोध हुआ तो उन्होंने उसको तो निरस्त कर दिया, लेकिन साथ ही साथ इस प्रकार की एक घोषणा भी कर दी कि अमेरिका की संसद को अमेरिका पर कर लगाने का पूरा अधिकार है। और इस घोषणा पर भी अमेरिका का तीव्र प्रतिक्रिया हुई।
फलस्वरूप अंग्रेज सरकार की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा। यानी ये केवल घोषणा थी, इसमें किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं लगाया गया था, लेकिन इसका भी बहुत जोरदार विरोध हुआ और इनके जो संबंध थे वो और खराब हो गए। टाउनशेंड की कार्य योजना। इंग्लैंड में रॉकिंघम सरकार के पतन हो गया और विलियम पिट की सरकार बनी। विलियम पिट ने सरकार के अंतर्गत चार्ल्स टाउनशेंड को अर्थ मंत्री बनाया गया और टाउनशेंड ने यह अनुमान लगाया कि अमेरिका के आंतरिक करों का तो विरोध हो रहा है, लेकिन बाह्य कर उन्हें स्वीकार है। अतः उसने 1767 ईस्वी में 5 वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगा दिया, जिसे आयात अमेरिका इंग्लैंड से करता था, और ये था चाय, शीशा, कागज, सिक्का धातु और रंग। अमेरिकियों ने इन्हें भी कर देने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब उन्होंने सिद्धांत बना लिया कि वे अंग्रेजी संसद से किसी भी कर को नहीं देंगे। यानी अंग्रेजी संसद के द्वारा कोई भी कर अगर उपनिवेशों पर लगाए तो वो कर देंगे नहीं। अमेरिका में इन अधिनियमों का विरोध कई स्थानों पर दंगे भड़क गए और जब अधिकारियों ने शक्ति का सहारा लिया तो बोस्टन नगर की स्थिति तो और भी खराब हो गई। यहाँ पर 5 मार्च 1770 में भीड़ और सैनिकों के बीच में टकराव हो गया और जिसमें 5 लोग मारे गए और इसे बोस्टन हत्याकांड की संज्ञा दी गई और एक बहुत जोरदार विरोध हो गया पूरे अमेरिका उपनिवेशों में। ये नए कर भी एकत्रित नहीं किए जा सके तथा 1770 में इसे रद्द कर दिया गया। केवल सिद्धांत की रक्षा के लिए चाय पर 3 पेंस प्रति पाउंड ही कर रखा गया। और इस जो आंदोलन था इसके तात्कालिक कारण में हम देखते हैं। एक तो था लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। भारत और इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय गोदाम भरे पड़े थे। अमेरिका जो चाय सबसे बड़ा आयातक था, वो चाय भारत से अमेरिका इंग्लैंड होकर जाती थी और उस पर चुंगी लगाई जाती थी। लंबा रास्ता तय करने के कारण खर्चा भी अधिक आता था, तो नॉर्थ सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को राहत पहुंचाने और चाय की तस्करी को निरुत्साहित करने के लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधे ही अमेरिका चाय ले जाने की अनुमति दे दी। इंग्लैंड में लगाए जाने वाले चुंगी भी हटा दी। नए नीति के तहत कंपनी और अंग्रेज सरकार को तो लाभ होता ही और अमेरिका को भी सस्ती चाय मिलती, परंतु उपनिवेशवासियों ने इस एकाधिकार से चिढ़ गए और उन्होंने जो कहते थे कि सस्ती चाय के माध्यम से इंग्लैंड बाहरी कर लगाने का अधिकार बनाए रखना चाहता है और पूरे देश में चाय के विरुद्ध एक जबरदस्त आंदोलन शुरू हो गया। लॉर्ड नॉर्थ की चाय योजना के विरोध में मैसाचुसेट्स के बंदरगाह बोस्टन में 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में सैमुअल एडम के नेतृत्व में कुछ अमेरिकी कुलियों का वेश बनाकर बोस्टन बंदरगाह पर खड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज पर चढ़ गए और उन्होंने 340 पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। जनता का एक बड़ा समूह इस कार्य को मूक दर्शक बना रहा। लॉर्ड नॉर्थ की दमनकारी कानून। बोस्टन टी पार्टी एक ऐसी घटना थी जिसमें इंग्लैंड और उपनिवेशों के युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। इस घटना ने ब्रिटेन संसद को चुनौती दी गई और जॉर्ज तृतीय तथा लॉर्ड नॉर्थ ने इस घटना को एक चुनौती के रूप में लिया। संसद ने 5 ऐसे कठोर कदम इस दमनकारियों के खिलाफ उठाए। उसमें सबसे पहला तो था कि बोस्टन बंदरगाह को तब तक के लिए बंद कर दिया जब तक नष्ट चाय का हर्जाना न दे दिया जाए। नंबर 2, मैसाचुसेट्स के परामर्शदाताओं को सम्राट नियुक्त करेगा।
गवर्नर के। इससे पूर्व इन्हें उपनिवेशी निर्वाचित करते थे। हत्या संबंधी मुकदमे अमेरिकी न्यायालयों से इंग्लैंड या अन्य उपनिवेशों में हस्तांतरित कर दिए गए। मैसाचुसेट्स के किसी भी नगर में सेना रखना वैध कर दिया और ब्रिटिश सैनिकों के ठहरने के लिए समुचित आवास व्यवस्था का भार भी स्थानीय नागरिकों पर डाल दिया गया। कनाडा में रहने वाले कैथोलिकों को संयुक्तता प्रदान की और उन्हें क्यूबेक की सीमा ओहियो नदी तक बढ़ा दी गई। उक्त कानून का इंग्लैंड सरकार ने जो अमेरिकी उपनिवेशों में लगाए थे उसका बहुत बड़ा विरोध हुआ उपनिवेशों में, और इसी के चलते हुए महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन 5 सितंबर 1774 में फिलाडेल्फिया में प्रारंभ हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन में जॉर्जिया को छोड़कर सभी उपनिवेश की विधानसभा के प्रतिनिधि भेजे गए। प्रतिनिधियों में जॉन एडम, सैमुअल एडम, जॉर्ज वाशिंगटन, पैट्रिक हेनर, जॉन रूजवेल्ट, स्टीफन हॉकिंस तथा जॉर्ज डिकिंसन ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य था पूर्ण राज्य की मांग नहीं, वरना आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वेच्छा का अधिकार प्राप्त करना था। 65 के बाद के सभी कानूनों को रद्द करने की मांग की गई। साथ ही धमकी के रूप में अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस का महत्वपूर्ण कार्य महाद्वीपीय संस्था का गठन था। इस प्रकार कांग्रेस के द्वारा दूसरा सम्मेलन होने से पूर्व ही सरकार और नागरिकों के बीच में गृह युद्ध आरंभ हो गया और स्वयंसेवकों की टुकड़ी और ब्रिटिश सेना के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। 8 स्वयंसेवक मारे गए। इसकी सूचना तत्काल सभी उपनिवेशों में फैल गई। कानगार्ड से वापसी लौटती हुई अंग्रेज सेना को हजारों स्वयंसेवकों को टक्कर लेनी पड़ी और इस प्रकार बहुत सारे सैनिक मारे गए। और 19 अप्रैल 1775 को इस घटना से स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ माना जा सकता है।